छात्रों, आज हम सब आपसे समक्ष जो है जो हमारा टॉपिक है बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर का है। जो आज हम पढ़ाएंगे आप सबको मानवीय संसाधनों का प्रबंधन या प्रबंध। मानवीय जो है जो संसाधनों का प्रबंधन है छात्र, ये क्या होता है, किसको कहते हैं मानवीय संसाधनों का प्रबंधन। अगर देखिए छात्रों, इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या द मैनेजमेंट ऑफ, ऐसे कह सकते हैं, द मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन जो है रिसोर्स कहते हैं। अगर देखें तो मानवीय जो है संसाधनों का प्रबंध, ऐसे प्रबंध को छात्रों कहा जाता है कि जो कि मानव या जो मानव द्वारा निर्मित किए गए संसाधन इसमें शामिल होते हैं। अगर छात्रों ऐसे विषय में बात की जाए कि मानवीय संसाधन क्या चीज होता है, तो मानवीय संसाधन छात्रों ऐसे संसाधनों को कहा जाता है जो कि ये प्रायः मानव विशेष के द्वारा जो निर्मित रिसोर्स होते हैं छात्रों, उन्हीं को हम मानवीय संसाधन कहते हैं। और बात अब यहाँ पर आती है मैनेजमेंट की। देखिए, जो यहाँ पर छात्रों मैनेजमेंट है जो कि प्रबंध, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बता दिया था छात्रों कि जो प्रबंध का कार्य मुख्य रूप से छात्रों एक विद्यालय परिसर के अंतर्गत जो प्रबंधक होते हैं, जो उच्च वर्ग के जो अधिकारी गण होते हैं, उनके द्वारा जो है प्रबंधन का कार्य किया जाता है। अगर देखें विद्यालय की गुणवत्ता या विद्यालय को कुशलतापूर्वक पढ़ाने या तो जो सिखाने के लिए मानवीय जो संसाधनों का प्रबंध का होना छात्रों अत्यंत ही आवश्यक होता है छात्रों। तो मानवीय संसाधन के विषय में अगर हम बात करें तो मानवीय जो कुछ संसाधन जो ऐसे हैं, जैसे मैं आपको इसको कई भागों में छात्रों मानवीय संसाधन को बांट सकते हैं। जैसे इसमें जो शिक्षक का प्रबंध हो गया, छात्र का फिर प्रबंध हो गया छात्रों, इसमें आता है। फिर इसी में आता है छात्रों समुदाय का किस तरीके से प्रबंध हो रहा है छात्रों। तो समुदाय के अंतर्गत कुछ टॉपिक में आपको बताऊंगा, जैसे ग्राम शिक्षा समिति हो गया छात्रों, इसके बाद फिर विद्यालय प्रबंधन समिति छात्रों इसमें आती है। फिर विद्यालय प्रबंधन समिति के बाद फिर शिक्षक एवं अभिभावक के बीच में क्या रिलेशन या कोरिलेशन क्या पाए जाते हैं, इनकी स्थिति को हम रूबरू आप समझ छात्रों करूंगा। तो बात अब यह है कि अब यहाँ पर हम आप सबके समक्ष जो है कुछ मानवीय जैसे संसाधनों के प्रबंध, तो मैंने यहाँ से बताया कि मानवीय संसाधन ऐसे जो संसाधनों को कहा जाता है जो कि मानव विशेष के द्वारा जो कुछ साधनों को तैयार किया जाता है। तो आइए तो मैं आपको जो जनरली सामान्य चीज़ों के बारे में छात्रों बता दिया मैं, और इसके बाद जैसे मैं आपको बता रहे हैं कि मानवीय संसाधन के संदर्भ में कुछ विचारक हैं। इसमें जैसे किसको कहते हैं मानवीय संसाधनों का प्रबंध, जैसे इसमें अब बात करें तो ईएसके हैं। कौन है एक ईएसके? तो ईएसके कृष्ण या फिर ईएसके कृष्ण या दुबे, हाँ तो ईएसके दुबे तो या कृष्णदेव दुबे से कहते हैं। तो ईएसके दुबे की डिफिनेशन छात्रों यहाँ पर फेमस है। उसी तरीके से छात्रों इसमें देखें तो श्रीमती है, इसमें श्रीमती आर.के. हैं, श्रीमती आर.के. वर्मा, श्रीमती आर.के. वर्मा की भी डिफिनेशन छात्रों इसमें फेमस है कि मानवीय संसाधन के प्रबंध किस तरीके से किया जाए, इसके प्रबंध के बारे में अपना किस तरीके से छात्रों विचारों को व्यक्त किया है, मैं इसके बारे में आप लोगों को समझ से बताने का प्रयास करूंगा। आप देखिए तो श्रीमती आर.के. वर्मा हो गया, और इसमें जो है आर.के. वर्मा के बाद एक नंबर थर्ड जो आते हैं ओ.पी. आते हैं, ओ.पी. वर्मा है छात्रों। तो हाँ, तो जो ओ.पी. वर्मा जो है इन्होंने भी जो है मानवीय संसाधनों के प्रबंधन के संदर्भ में छात्रों अपने विचारों को व्यक्त किया है। अब हम बात करते हैं कि मानवीय जो है संसाधनों के प्रबंध क्या है। देखें, मानवीय जो है संसाधनों का प्रबंध विद्यालय के सर्वांगीण विकास की एक कला है छात्रों।
मानवीय संसाधनों का जो प्रबंध है वो विद्यालय के सर्वांगीण विकास की एक कला है और प्रत्येक व्यक्ति को उनकी योग्यता एवं उनकी क्षमता के अनुसार उनके पूर्ण योग्यता या प्रत्येक व्यक्ति को उनकी योग्यता एवं जो है क्षमता के अनुसार उनको जो पूर्ण सहयोग प्राप्त करते हैं, या तो ऐसे कह सकते हैं प्रत्येक व्यक्ति को उनकी योग्यता एवं जो क्षमता के अनुसार कार्य प्रदान करके पूर्ण सहयोग प्राप्त करते हैं। तो ये था मैं आपको एस.के. दुबे। तो एस.के. दुबे ने क्या डेफिनेशन बताया छात्रों? उन्होंने बताया छात्रों कि मानवीय जो संसाधनों का प्रबंधन विद्यालय के सर्वांगीण विकास का या सर्वांगीण विकास की एक कला है। और इसके तहत देखें तो जो बालक के इसके तहत जो कि जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यताओं एवं क्षमताओं का विकास करने की क्षमता, योग्यताओं के विकास को कार्य करने या विकास की क्षमताओं को करके एवं उनके जो है और इसे कार्य प्रदान करके और उसको जो पूर्ण सहयोग उससे प्राप्त किया जाता है। तो इसके संदर्भ में जो एस.के. दुबे ने अपने विचारों को व्यक्त किया है। फिर एस.के. दुबे की बात छात्रों फिर आते हैं श्रीमती जो है आर.के. वर्मा। तो अब हम बात करते हैं श्रीमती जो आर.के. वर्मा है, इन्होंने मानवीय जो संसाधन के संदर्भ में छात्रों क्या बताए हैं। इन्होंने ये बताया छात्रों कि जो मानवीय जो संसाधन के प्रबंधन के आशय या मानवीय संसाधनों के प्रबंधनों के आशय विद्यालय से संबद्ध शिक्षकों, बालकों एवं समुदाय से जो है पूर्ण सहयोग प्राप्त करने की एक तकनीक है। शिक्षकों, बालकों एवं समुदाय से पूर्ण सहयोग प्राप्त करने की छात्रों एक टेक्निक है या एक क्या है छात्रों? तकनीक है, जिनके माध्यम से छात्रों के अंदर शैक्षिक एवं सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति का कार्य छात्रों इसके तहत किया जाता है। तो ये था मैं आपको श्रीमती आर.के. वर्मा ने जो मानवीय जो संसाधनों के प्रबंध के संदर्भ में क्या अपने विचार व्यक्त किए छात्रों, इसके संदर्भ में बताया। तो इन्होंने अपना क्या विचार बताया छात्रों? इन्होंने बताया है कि मानवीय संसाधन से तात्पर्य विद्यालय की संबद्ध शिक्षकों, बालकों एवं जो है समुदायों से पूर्ण सहयोग जो स्थापित करने की एक तकनीक है और जिनके माध्यम से जो है छात्रों में शैक्षिक एवं सामाजिक उद्देश्यों की छात्रों प्राप्ति होती है, जिससे जो है शैक्षिक एवं सामाजिक उद्देश्यों की छात्रों प्राप्ति हो, उसी को छात्रों हम मानवीय संसाधनों के प्रबंध के नाम से छात्रों उसको जानते हैं। फिर अगली जो डिफिनेशन हमारी आती है छात्रों ओ.पी. वर्मा, जिसको कहते हैं ओम प्रकाश वर्मा भी कह सकते हैं शॉर्ट में। आप देख लेते हैं हम कि मानवीय जो संसाधनों के प्रबंध करने में ओ.पी. शर्मा का क्या योगदान है। इन्होंने बताया है कि मानवीय जो संसाधनों का जो प्रबंध है यह भी एक सार्वभौमिक तकनीक है। मानवीय जो संसाधनों का जो प्रबंध है वह भी एक क्या है? सार्वभौमिक तकनीक है, जो कि विद्यालय से संबद्ध मानव के सर्वाधिक सहयोग प्राप्त करने के लिए राष्ट्र एवं जो है समाज की इच्छाओं की भी पूर्ति करने का कार्य करता है, या समाज एवं राष्ट्र की इच्छाओं की पूर्ति जो है इसी के माध्यम से होना संभव होता है छात्रों। तो क्या मैंने क्या बताया इसके बारे में? जो ओ.पी. ने ये बताया कि जो मानवीय संसाधनों का प्रबंध एक सार्वभौमिक क्रिया है या कह सकते हैं, जिसके माध्यम से मानव के अंदर जो है सहयोग की प्राप्ति या जो पूर्ण सहयोग की प्राप्ति किया जाता है। तो साथ ही साथ जो है राष्ट्र एवं जो है समाज की इच्छाओं की भी पूर्ति या जो विश होता है या जो आकांक्षाएं होती है छात्रों, इन्हीं के माध्यम से उनकी पूर्ति करना भी छात्रों संभव हो जाता है। तो ये मैं आपको मानवीय संसाधनों के प्रबंध के बारे में छात्रों
अपने विचारों को व्यक्त किया छात्रों ने। अब देखिए, अब मानवीय जो संसाधनों के प्रबंधन के उद्देश्य, अब देखें इनके उद्देश्य के बारे में आप लोग विद्यालय से संबद्ध, विद्यालय इसका जो पहला उद्देश्य होता है विद्यालय से संबद्ध, विद्यालय से संबद्ध मानवीय, विद्यालय से संबद्ध मानवीय, विद्यालय से संबद्ध जो है मानवीय संसाधनों, या इसमें जो है विद्यालयों से जो है संबद्ध मानवीय समुदाय का अधिकतम सहयोग, विद्यालय से संबद्ध मानवीय मानवीय विद्यालय से संबद्ध जो है मानवीय समुदाय का, मानवीय समुदाय का अधिकतम सहयोग प्रदान करना, प्राप्त करना, विद्यालय से संबद्ध मानवीय समुदाय का अधिकतम सहयोग प्राप्त करना, अधिकतम सहयोग हो गया। आप इसी तरीके से देखें छात्रों में उनकी रुचियों के अनुसार, छात्रों में उनकी रुचि के अनुसार कार्य करने की क्षमता उपलब्ध कराना। तो विद्यालय से संबद्ध व्यक्ति में, तो इसी के तहत देखें जैसे नंबर 2 पॉइंट होता है छात्रों, तो मानवीय जो है संसाधन की जो प्रबंधन होते हैं, इसके तहत देखें तो विद्यालय से संबद्ध व्यक्ति के उसकी कार्य क्षमताओं में अधिक उपयोग इसका किया जाता है। और इसी तहत देखें तो विद्यालय से संबद्ध मानवीय समुदाय का अधिकतम सहयोग हो गया। फिर इसी तहत देखें तो छात्रों में अनुशासन, अगली जो पॉइंट इसमें आती है छात्रों, इसका क्या उद्देश्य होते हैं, इसको उद्देश्य के बारे में बता रहे हैं। छात्रों में अनुशासन, छात्रों में अनुशासन की भावना का विकास करना, छात्रों में अनुशासन की भावना का विकास करना, छात्रों में अनुशासन की भावना का विकास करना हो गया। तो ये अनुशासन की भावना के विकास के बाद आगे देखते हैं तो इसमें शैक्षिक उद्देश्यों, शैक्षिक एवं सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति करना संभव होता है। शैक्षिक एवं सामाजिक उद्देश्यों, शैक्षिक एवं सामाजिक उद्देश्यों, शैक्षिक एवं सामाजिक उद्देश्यों का संभव होना। अब देखें छात्रों, अगर हम शैक्षिक प्रबंधन एवं जो प्रशासन के विषय में देखें, जो हमारा टॉपिक है मानवीय संसाधनों का प्रबंधन, मानवीय संसाधनों का प्रबंध कहिए या प्रबंधन, तो इसके अंतर्गत देखें तो जो ये हमारा, अब इसके क्या उद्देश्य होते हैं छात्रों, इसके मैं उद्देश्य के बारे में बता दें कि विद्यालय से संबद्ध मानवीय समुदाय का अधिकतम जो है सहयोग इसी के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। किसके माध्यम से छात्रों, ये जो है विद्यालय प्रांगण के माध्यम से छात्रों। और इसी तरीके से अब हम आगे देखें छात्रों कि छात्रों में जो है अनुशासन, जैसे जो विद्यालय या जो मानवीय जो है जो संसाधन का पहला उद्देश्य है, जो अधिक से अधिकतम किस तरीके से सहयोग किया जाए कि जिससे छात्रों का विकास का कार्य होना छात्रों संभव हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि विद्यालय से संबद्ध कुछ जैसे मानवीय जो है संसाधन या मानवीय समुदाय का अगर अधिक से अधिक कोई छात्र या उस विद्यालय का व्यक्ति सहयोग ले रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वही करना ही मानवीय संसाधन का प्रमुख उद्देश्य है। तो अब ये अधिकतम जो है सहयोग के बाद अगली पॉइंट जो आती है छात्रों में अनुशासन की भावना का विकास करना। अगर देखा जाए तो इसी के माध्यम से ही जो है मानवीय जो समुदाय का अधिकतम, अब ये आप लोग छात्रों जहन में बातें होती होंगी कि समुदाय क्या चीज होता है, फिलहाल हम आगे बताएंगे आपको।
तो अब देखिए अधिकतम सहयोग किया जाता है। अब उसके बाद जैसे आगे है छात्रों में अनुशासन की भावना का विकास करना। जैसे मानवीय जो है संसाधनों के प्रबंधन के माध्यम से ही मानवीय जो संसाधनों के प्रबंधन के माध्यम से ही छात्रों में अनुशासन की भावना का विकास कार्य करना ये प्रायः छात्रों संभव हो जाता है। अब अनुशासन की भावना जैसे एक विद्यालय में छात्र जो पढ़ने के लिए आते हैं, एक विद्यालय के रीति रिवाज या जो प्रबंधक होते हैं उसको किस नियमों से उनको रूबरू होना पड़ता है छात्रों को, उन सभी जो नियमों को फॉलो करते हुए फिर उनको जो है अनुशासन की भावना का उनको विकास का कार्य होना प्रारंभ हो जाता है। या तो ऐसे कह सकते हैं छात्रों में अनुशासन की भावना का विकास करना ये मानवीय संसाधन का ये सर्वोत्तम उद्देश्य कह सकते हैं या सर्व प्रमुख उद्देश्य क्या होता है कि छात्रों में अनुशासन की भावना का विकास। और इसी के तहत देखें छात्रों एक और है बालक की जो है या विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न करते हुए कार्य क्षमता की उपलब्धि हासिल करना। विद्यार्थियों में उनके रुचि को उत्पन्न करते हुए उनके कार्य क्षमता की उपलब्धि हासिल करना भी ये भी इसका उद्देश्य है छात्रों। जो मानवीय जो संसाधनों का जो प्रबंध है वो मानवीय संसाधनों के प्रबंध का एक सर्वोत्तम जो है उद्देश्य यह है कि इसके माध्यम से जो है छात्रों में जो है कई सारी चीज़ें विकास होता है, जैसे अनुशासन की भावना का विकास और छात्रों में किसी चीज़ को रुचि उत्पन्न करने हुए या तो रुचि उत्पन्न करते हुए कार्य करने की क्षमता को विकसित करना। तो कहने का मतलब सभी कुछ का विकास इसके अंतर्गत होता है। और इसी के माध्यम से देखें छात्रों तो जो अधिकतम सहयोग है इसके माध्यम से ही बालकों या छात्रों का भी सर्वांगीण विकास का कार्य होना छात्रों संभव हो जाता है। अब देखें अगला जो पॉइंट हमारा है मानवीय जो है संसाधनों के प्रबंध का जो उद्देश्य हो गया या जो इनके एम है, अगर इसके बारे में देखें तो इनका जो नंबर जो थर्ड पॉइंट है इनका जो है उद्देश्य है कि शैक्षिक एवं सामाजिक उद्देश्यों को क्रियाशील या उद्देश्यों का संभव होना। अगर देखें तो मानवीय जो है संसाधनों का जो प्रबंध है इसके माध्यम से छात्रों में जो है शैक्षिक एवं सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति करना संभव होता है। और इसी के माध्यम से जो है शिक्षण प्रक्रिया हमारे प्रभावशाली बनती है या छात्रों प्रभावशाली बन जाती है। तो जो मानवीय जो संसाधनों होते हैं या मानवीय संसाधनों के जो प्रबंध होते हैं इनका सर्वोत्तम उद्देश्य है कि इसके माध्यम से छात्रों में के अंदर शैक्षिक या शिक्षा से संबंधित तथा जो है सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति करना भी छात्रों संभव हो जाता है, जिससे उनके अंदर अनेक गुणों का विकास कार्य होना भी संभव हो जाता है छात्रों। तो ये था मैं आपको जो है जो मानवीय संसाधनों का जो प्रबंध था उस प्रबंध के अंतर्गत क्या इनके उद्देश्य होते हैं छात्रों, मैं इनके उद्देश्य के बारे में बात किया छात्रों। अब देखिए छात्रों तो जो मानवीय जो संसाधन के जो प्रबंध होते हैं छात्रों, ये मानवीय जो संसाधन के प्रबंध को छात्रों हम कई भागों में इसको छात्रों बांट सकते हैं। जैसे अगर इनके विषय में देखें पहले शिक्षक का या शिक्षक इसमें आता है जो है शिक्षकों का प्रबंध या शिक्षक का प्रबंध, शिक्षकों का प्रबंध हो गया छात्रों एक पॉइंट हो गया। शिक्षकों के प्रबंध के बाद फिर आगे आता है कक्षा का प्रबंध या छात्र का प्रबंध हो गया। छात्र आते हैं, छात्र का प्रबंध, कक्षा का प्रबंध हो गया या तो पहले जो है अध्यापकों का प्रबंध, फिर छात्र का प्रबंध हो गया, फिर उसके बाद आता है फिर समुदाय आता है, समुदाय का प्रबंध। ठीक है छात्रों, तो अब इसके बारे में आप लोग जान लें। पहले शिक्षकों के प्रबंध क्या चीज होते हैं एक समुदाय के अंतर्गत, फिर छात्र का प्रबंध क्या है,
फिर समुदाय का प्रबंध। तो मानवीय जो संसाधन है इन तीनों जो है या इस संसाधनों के प्रबंध में, तो अब हम बात करते हैं द मैनेजमेंट ऑफ टीचर। द मैनेजमेंट ऑफ टीचर, द मैनेजमेंट ऑफ टीचर्स है तो अध्यापकों का जो है प्रबंध। तो अगर देखा जाए तो इसमें जो मानवीय जो संसाधनों के प्रबंधन के क्षेत्र में या मानवीय संसाधनों के प्रबंधन में अध्यापकों का प्रबंधन एक महत्वपूर्ण योगदान देता है या अध्यापक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसी के माध्यम से वो अपने विद्यालय परिषद के अंतर्गत शिक्षा की गुणवत्ता को में सुधार कार्य करते हैं और जो है छात्रों में ये अनुशासनहीनता की समस्या वो छात्रों के अंदर नहीं लाने देते हैं। कहने का मतलब देखा जाए तो जो मानवीय संसाधनों का जो प्रबंध है उसमें अध्यापकों का प्रबंधन एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं या एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है, जिसके माध्यम से विद्यालय की गुणवत्ता में सुधार कार्य करने पर विशेष रूप से बल दिया जाता है। साथ ही साथ ये छात्रों में अनुशासनहीनता के विषय में बात करते हैं और इसी के साथ साथ जो है छात्रों को कैसे अच्छे गुणों का विकास कैसे हो और किस ढंग से उसको कक्षा कक्ष में बैठा जाता है, उनके सारी चीज़ों के बारे में अध्यापक उनको जो दिशा निर्देश देने का कार्य करते हैं। अगर इसके संदर्भ में विषय में बात करें तो जो ह्यूमन है या जो मानवीय संसाधनों का जो प्रबंध है, इस प्रबंध के क्षेत्र में अध्यापकों का जो प्रबंध अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है छात्रों। इसके तहत जो है अब इसके बाद देखें हम जैसे इसमें अगर जो अध्यापकों का जो प्रबंध है, अगर अध्यापकों के प्रबंध के विषय में बात करें इसका क्या उद्देश्य होता है छात्रों, जैसे शिक्षक संबंधी जो समस्याएं होती हैं उनको उनके जो शिक्षक संबंधी समस्याएं होती हैं उनमें जो अधिकारीगण होते हैं जो प्रबंधक होते हैं उनको उनके प्रति जो सकारात्मक जो अप्रोच को दिखाना चाहिए या सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित करना चाहिए या विकसित करना, तो ये जो है इसका उद्देश्य हो गया। और इसी तहत देखें तो जैसे जो अगली पॉइंट होता है कि शिक्षकों के कार्यों में रुचि उत्पन्न करने के लिए या तो हम ऐसे कह सकते हैं छात्रों, जैसे इसमें है कि शिक्षकों को उनकी रुचि एवं योग्यता के अनुसार, शिक्षकों को उनकी रुचि एवं जो योग्यता के अनुसार जो है पाठ्यक्रम जो है सहगामी या जो पाठ्यक्रम सहगामी जो क्रियाएं होती हैं उनको प्रभारी बनाया जाए, उनकी प्रभारी बनाने की व्यवस्था पर विशेष रूप से बल दिया जाए, जिससे वे पूर्ण मनोयोग से उसमें सहयोग देने का भी छात्रों कार्य कर सकें। अगर इसके अंतर्गत देखें तो ये हमारा जो शिक्षकों का जो प्रबंधन है, इस प्रबंधन में मैंने बताया जैसे छात्र को उनकी रुचि एवं योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए और उनकी पाठ सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत प्रभारी बनाकर और इसमें छात्रों की गुणों की उनमें जांच करना, ये किसके द्वारा होता है छात्रों, ये जो है जो अध्यापक होते हैं या जो शिक्षक होते हैं उनका प्रबंध करना ही उनकी जिम्मेदारी होता है। फिर आगे जो छात्र आता है हमारा उसमें छात्र का प्रबंध। अगर इसके तहत देखें तो जो मानवीय संसाधनों का जो प्रबंध है इसमें छात्र का प्रबंध भी करना एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारक होता है। जैसे छात्र का प्रबंध किस तरीके से करते हैं, जैसे छात्र का प्रबंध या यहाँ पर जो है छात्र कह सकते हैं आप कक्षा प्रबंध, तो इसमें देखें तो जैसे इसमें छात्र का प्रबंध तो एक मानवीय अगर देखें जो संसाधनों के प्रबंध में छात्रों की प्रबंध या छात्रों जैसे विद्यालय परिसर हो गया, तो विद्यालय परिसर के अंतर्गत छात्रों को उठने बैठने के लिए क्या व्यवस्था की गई है, विद्यालय परिसर में छात्र कहाँ बैठ रहे हैं कैसे नहीं बैठ रहे हैं। तो कहने का मतलब इन सारी चीज़ों का जो है एक अध्यापक को प्रबंध करना चाहिए, या तो जो विद्यालय के अंतर्गत जो मैनेजमेंट होते हैं जो प्रबंधक होते हैं उनकी जिम्मेदारी है कि छात्र का उचित तरीके से
बैठने के लिए उनको प्रबंध किया जाए। जो कक्षा कक्ष है उनको उठने बैठने की, या कक्षा कक्ष में छात्रों को बैठने के लिए प्राय सीट की व्यवस्था की जाए, और उसमें जो है प्राय कक्षा कक्ष में जो है पंखे आदि की व्यवस्था उसमें करना चाहिए छात्र के प्रबंध के लिए। तो अब देखें छात्र के जो प्रबंध की बात, फिर आगे जो हमारा छात्रों आता है समुदाय का प्रबंध। अब देखें समुदाय के प्रबंध के विषय में बात करें तो जो हमारा ये समुदाय का प्रबंध है, अगर इसके बारे में देखें छात्रों तो जो कम्युनिटी, अब हम बात करते हैं छात्रों समुदाय क्या है। देखिए छात्रों समुदाय हम जिनको समूह कह सकते हैं, और या तो कह सकते हैं समाज या राष्ट्र से एक समुदाय का निर्माण होता है, या तो ऐसे कह सकते हैं कम्युनिटी क्या है। जैसे जान लीजिए आप लोग समुदाय के बारे में, एक ही क्षेत्र में वास करने वाले या निवास करने वाले जो विभिन्न जो जातियों के समूह होते हैं छात्रों, उन्हीं को हम समुदाय की संज्ञा दी गई है। या तो अगर देखिए बात करते हैं समुदाय के प्रबंध। अब यहाँ पर जो छात्रों समुदाय का प्रबंध है, तो समुदाय का प्रबंधन के विषय में इसको भी छात्रों हम कई भागों में छात्र इसको हम बांट सकते हैं। अब देखें जो समुदाय का प्रबंधन है छात्रों, ये मानवीय जो है जो संसाधनों से जुड़ा हुआ प्रबंध है। फिर जो समुदाय प्रबंध है, समुदाय का जो प्रबंध है, इसको भी छात्रों हम 3 भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे पहला आता है इसमें ग्राम शिक्षा समिति छात्रों आता है, इसमें क्या आता है छात्रों ग्राम शिक्षा समिति। तो ग्राम शिक्षा जो है समिति हो गया। फिर ग्राम शिक्षा समिति के बाद फिर जो हमारी दूसरी पॉइंट इसमें आती है विद्यालय प्रबंधन समिति आती है छात्रों। विद्यालय प्रबंधन जो है समिति हो गया। फिर विद्यालय प्रबंधन समिति के बाद फिर जो नंबर 3 आते हैं शिक्षक एवं अभिभावक संबंध, शिक्षक एवं अभिभावक प्रबंध है। शिक्षक एवं अभिभावक जो है इसमें प्रबंध हो गए हैं। कहने का मतलब जो हमारा छात्रों समुदाय का प्रबंध अब चालू हुआ, अभी तक मैंने मानवीय जो है संसाधनों के प्रबंध के बारे में अध्ययन किया, तो इनके प्रबंध को मैंने 3 भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया या विभाजित किया, बांटा। तो बांटने के बाद जो हमारा समुदाय का प्रबंध है इसको भी छात्रों हम 3 भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं छात्रों। तो अब यहाँ पर बात आ रही है ग्राम शिक्षा समिति के बारे में छात्रों। तो इसमें देख लें आप लोग ग्राम शिक्षा समिति क्या है। अब देखें तो जैसा कि ये 1972 में इसमें संशोधन होना था, लेकिन 1972 में संशोधन न होकर ये 1975 में इसमें संशोधन किया गया था, और इसमें एक ग्राम शिक्षा समिति की स्थापना करने पर विशेष बल दिया। और ये भी कहा जो 1947 के एक्ट के तहत ये कहा गया है कि प्रत्येक गांव स्तर पर एक जो है ग्राम शिक्षा समिति की स्थापना करने का, या तो उत्तर प्रदेश के जो संदर्भ में 1947 का जो हमारा एक्ट है इसके तहत ये बातें कहा गया है कि इस प्रत्येक जो है ग्राम स्तर पर एक शिक्षा समिति की स्थापना की जाएगी, जिनको हम छात्रों क्या कहते हैं ग्राम शिक्षा समिति। वही जो है गांव की शिक्षा समितियों की देखरेख करने का कार्य करती है। आप देखें छात्रों इनका कार्य क्या होता है छात्रों, पहले इनके कार्य के बारे में आप सब जान लें छात्रों कि इनका कार्य होता क्या है। पहली बात जो है बेसिक विद्यालयों की गुणवत्ता में या बेसिक विद्यालयों की गुणवत्ता में सुधार कार्य करना। पहला क्या है छात्रों बेसिक विद्यालय की गुणवत्ता में सुधार कार्य करना। बेसिक विद्यालय की गुणवत्ता में सुधार कार्य करना छात्रों। और फिर बेसिक विद्यालय की जो गुणवत्ता में फिर सुधार के बाद फिर छात्रों अगली जो नंबर 2 पॉइंट इसमें आता है विद्यालयों या बेसिक विद्यालयों का निरीक्षण करना। बेसिक विद्यालयों का निरीक्षण करना, बेसिक विद्यालयों का निरीक्षण। अब इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लें
कि ये ग्राम शिक्षा समिति जो है ग्राम स्तर पर बनाई गई एक समिति होती है छात्रों। मैंने आपको बताया कि 1972 में इनका करेक्शन होना था, लेकिन जाकर 1975 में इसमें करेक्शन किया गया और 1975 में जब इसमें क्या किया गया, संशोधन किया गया और उत्तर प्रदेश की जो है एक्ट के अंतर्गत या उत्तर प्रदेश के अगर संदर्भ में देखें तो 1947 के एक्ट के अंतर्गत जो है इसमें प्रत्येक गांव में बताया गया कि एक जो है शिक्षा समिति स्थापित की जाएगी, जिनको क्या कहते हैं छात्रों, ग्राम शिक्षा समिति के नाम से इसको हम जानते हैं। अब इनके फंक्शन के बारे में जान लेते हैं छात्रों, इनके क्या क्या कार्य होते हैं। जैसे बेसिक विद्यालय की गुणवत्ता में सुधार करना, जैसे जो ग्राम शिक्षा समिति का मुख्य कार्य छात्रों होता है कि बेसिक जो विद्यालय होते हैं उनके अंतर्गत या प्रत्येक गांव में जो बेसिक विद्यालय हैं उनकी गुणवत्ता में कैसे रिफॉर्म लाना है, कैसे जो है सुधार के लिए कार्य करना है। तो इनके जो है लिए जो सुधार कार्य की जाती है तो उनके लिए एक कमेटी का गठन छात्रों किया गया है, जिनको हम ग्राम शिक्षा समिति के नाम से छात्रों उसको जानते हैं। तो इन्हीं का कार्य है जो कि बेसिक विद्यालयों की गुणवत्ता में सुधार कार्य करने पर छात्रों विशेष रूप से बल देती है। अब बेसिक विद्यालय गुणवत्ता में सुधार कार्य के बाद छात्रों अगली जो पॉइंट इसमें आती है छात्रों, बेसिक विद्यालय का निरीक्षण करना या बेसिक विद्यालयों का निरीक्षण। अगर इसके तहत देखें तो जो ग्राम शिक्षा समिति का दूसरा एक महत्वपूर्ण कार्य ये होता है कि इसके माध्यम से जो है बेसिक विद्यालयों का ऑब्जर्वेशन हो जाता है या तो निरीक्षण का भी कार्य हो जाता है कि छात्र विद्यालय में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, अध्यापक हमेशा दिन प्रतिदिन विद्यालय में आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। तो इन सब की जो है जाँच करने के लिए ग्राम स्तर पर एक समिति का फॉर्मेशन छात्रों किया गया है या ग्राम शिक्षा समिति का निर्माण किया गया है छात्रों, जिनको हम कहते हैं ग्राम शिक्षा समिति के नाम से छात्रों इनको जानते हैं। ये भी बेसिक विद्यालय निरीक्षण ये भी कार्य हो गया और इसके ये भी दो मुख्य कार्य इसके होते हैं। और फिर अब आगे आ जाते हैं हम शिक्षक अभिभावक जो है संघ। अब बात करते हैं यहाँ पर हम शिक्षक अभिभावक संघ के बारे में जान लेते हैं आप लोग, यानी शिक्षक अभिभावक संघ। अब देखें शिक्षक अभिभावक जो संघ होता है अध्यापक का अभिभावक के बीच क्या जो है संबंध होता है, किस तरीके से सहयोग की भावना को उनके अंदर विकसित करने का कार्य किया जाता है। अगर इसके बारे में देखें छात्रों तो शिक्षक एवं जो है अभिभावक का संबंध भी जो है ये समुदाय का जो प्रबंधन है उसमें एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है छात्रों। जैसे शिक्षक का जो स्थान होता है वह विद्यालय विशेष होता है या तो शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है, जबकि अभिभावक का संबंध किसी समाज से जुड़े हुए या तो कोई छात्र के जो गार्जियन या अभिभावक से इनका संबंध होता है, जो आस पास के पड़ोस के जो व्यक्ति होते हैं उनसे जुड़े हुए शब्द हैं जो कई अभिभावक होते हैं। अब देखें छात्रों कि शिक्षक एवं अभिभावक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है छात्रों। शिक्षक एवं अभिभावक का मुख्य उद्देश्य होता है कि जो शिक्षक एवं अभिभावक के मध्य संबंध एवं सहयोग स्थापित करना। शिक्षक एवं अभिभावक का के जो या शिक्षक अभिभावक जो संघ का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि शिक्षक एवं अभिभावक के मध्य जो है सहयोग एवं उनकी समस्याओं को विकसित करने का कार्य करना, या तो जो अभिभावक के अंदर अपने छात्र के प्रति जो समस्याएं होती है उनकी समस्याओं का छात्रों समाधान करना होता है। और इसके हम उद्देश्य के बारे में छात्र और भी बात करें, इनके क्या उद्देश्य होते हैं छात्रों। जैसे बालकों को उनके परिवार के प्रति उनके स्तर को ऊंचा उठाना, बालकों को उनके परिवार के प्रति बालक को परिवार के प्रति उनके स्तर को ऊंचा उठाना, और उसके बाद जो है बालक को उनके परिवार के प्रति उनके परिवार के प्रति उनके स्तर को ऊंचा उठाना,
या बालक को पारिवारिक स्तर को ऊंचा उठाना। इसी तरीके से जो अगली पॉइंट होती है हमारी कि शैक्षिक स्तर को उन्नत बनाना। जो अगली पॉइंट होती है हमारे शैक्षिक स्तर को छात्रों ऊंचा उठाना या शैक्षिक स्तर को उन्नत बनाना। तो ये जो है शैक्षिक स्तर को जो उन्नत बनाने का कार्य किया जाता है, ये सभी किसके माध्यम से होना संभव होता है छात्रों? शिक्षक अभिभावक संघ के माध्यम से ये सारी प्रक्रियाएं जो है छात्रों संभव होती है। और शैक्षिक स्तर को उन्नत बनाना, फिर आगे जो है इसी के तहत देखें, पहला मैंने बताया कि बालक को पारिवारिक स्तर को उनके ऊंचा उठाना, फिर शैक्षिक स्तर को उन्नत बनाना, फिर जो नंबर 3 आता है विद्यालय, बालक को जो है विद्यालय एवं घर से संपर्क में लाना, विद्यालय को घर के संपर्क में लाना, विद्यालय को घर के संपर्क में लाना। तो अगर हम इसके बारे में छात्रों बात करें तो अगर ये जो शिक्षक अभिभावक संघ हो गया तो एक फॉर्मेशन करता है अलायंस के लिए या एक संघ का निर्माण करता है जो कि शिक्षक एवं अभिभावक के संदर्भ में क्या इसमें संबंध होना चाहिए उसके बारे में बता रहे हैं हम। जो इसमें क्या है, विद्यालय को घर के संपर्क में लाना, या जैसे देखिए कुछ विद्यालय ऐसे होते हैं जो कि ऐसे बनाना चाहिए कि जो विद्यालय को उनके घर के संपर्क में रहे, तो ताकि गार्जियन जो होते हैं जो छात्रों की कमियां होती हैं उनकी कमियों को बताने समझाने के लिए विद्यालय में आ सके और जो अभिभावक होते हैं उनसे संघ का निर्माण करे। तो अगर यही देखा जाए तो यही जो है शिक्षक एवं जो अभिभावक का यही संघ हो गया, विद्यालय को घर के संपर्क में लाना या घर संपर्क लाना। और इसी के बाद छात्रों देखें तो अगला हमारा जो पॉइंट होता है छात्रों, इसमें अगर देखें तो शिक्षक जो अभिभावक संघ हो गया इसका संचालन कैसे होता है। शिक्षक अभिभावक संघ का संचालन, शिक्षक अभिभावक संघ का जो है संचालन के विषय में अगर हम बात करें तो जो शिक्षक अभिभावक जो संघ का संचालन है, पहली बात होता है इसमें देखें तो जो शिक्षक अभिभावक का इसमें शिक्षक अभिभावक जो संघ का संचालन, पहली बात विभिन्न कौशलों का विकास करके जो अभिभावक का सहयोग देना और शिक्षण करना, और इसी जो है अभिभावक को सहयोग करना या सहभागिता करना, शिक्षण कराना एवं जो है अभिभावक को सहभागिता पकड़ करना। इसी तरीके से अगर देखें तो विद्यालय अभिभावक विद्यालय को संपर्क बनाने का करता है, या विद्यालय में जो अभिभावक होते हैं वह संपर्क बनाने का जो दिन प्रतिदिन कार्य करते रहते हैं। तो इसी तरीके से जो है विद्यालय के घर या तो जो है हमारा शिक्षक अभिभावक संघ का जो है मुख्य पॉइंट था, इसका कंडक्शनरी या इसका जो संचालन छात्रों किस ढंग से किया जाए, तो मैं आपको जो बता दिया। पहला जो है अभिभावक का विद्यालय से संपर्क बनाना, और उसके बाद जो है अभिभावक का विद्यालय संपर्क हो गया, फिर शिक्षण जो है करना, फिर शिक्षण कराना और अभिभावक से सहभागिता पकड़ करना, विभिन्न कौशलों का विकास करके सहयोग करना, अभिभावक का सहयोग करना। तो ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं जो कि इसी के माध्यम से छात्रों की शिक्षक एवं जो अभिभावक संघ होता है उनको हम संचालित करने का छात्रों कार्य कर सकते हैं। तो हमारा ये टॉपिक आज का था, जो मैं टॉपिक का आपको बताया कि मानवीय संसाधनों का प्रबंधन। तो मानवीय संसाधन के प्रबंधन में मैंने मानवीय संसाधन के अर्थ के बारे में बताया, फिर इसकी क्या जो डिफिनेशन होती है इसके बारे में बताया, फिर इसमें जो है मैं आप इसका क्या उद्देश्य होता है मानवीय संसाधन का, इसके उद्देश्य बताने के बाद फिर इसको जो कितने भागों में बांटा गया है, शिक्षक का प्रबंध, छात्र प्रबंध, समुदाय का प्रबंध, तो इसके बारे में मैंने आपको समझ जानकारी दिया। तो फिलहाल छात्रों आज के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलेंगे छात्रों किसी एक नए टॉपिक के साथ। छात्रों
जय हिंद।